आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर 1 डिजिटल चैनल। ये लिस्ट जो हमारे पास है, इस लिस्ट में वो सारे नाम हैं जो एनडीए ने अनाउंस कर दिए। चुनाव शुरू होने वाले हैं। अब चुनाव तो पहले भी शुरू हो गए थे, मगर अब चुनाव ऑफिशियली शुरू होने वाले हैं। आज पूरे दिन गहमागहमी थी। आप सभी को पता है कि महागठबंधन में कलह चल रहा है, मगर आपको ये नहीं पता होगा कि लालू परिवार में भी कलह चल रहा है। हालांकि हम तो लगातार ये बात बोलते आ रहे हैं कि लालू परिवार में कलह है। कई हद तक कहा जा सकता है कि जदयू ने भी प्रेडिक्शन किया था। नीरज कुमार लगातार बोलते आ रहे थे, प्रेमचंद पटेल बोलते आ रहे थे, जाप की जो सुतली बम है प्रिया राज वो ही बोलते आ रही थी। बेचारी को ट्वीट भी किया उसने लिख कर फेसबुक पर डाला भी, और लोगों ने उसे गाली दी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप गलत कर रही हैं। मगर आज ये सब कुछ सतह पर आ गया। दो चीज़ें हुई हैं आज। एक तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो खींचतान थी उसका एकदम सेमीफाइनल हो गया। तो ये तय हो गया कि कांग्रेस की सीटों पर आरजेडी को इंटरेस्ट है। जी बिल्कुल। 9 सीटें कहा है दुर्योधन वो भी दे ना सका। 9 सीटें मात्र दी गई हैं। मतलब 15 सीटें डिमांड थी, 18 सीटें डिमांड थी, 13 पे आके मामला रुका। फिर 11 तो खुद अपने मुंह से कांग्रेस ने कह दिया था। प्रचार समिति और चुनाव समिति के अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के अखिलेश सिंह, उन्होंने बोल दिया अपने मुंह से मीडिया के सामने कि 11 सीटें मुझे मिल गई हैं, हमें मिल गई हैं। इसके बावजूद 9 सीटें दी जाती हैं, और इन 9 सीटों में भी काम बन सकता था क्या? अगर 9 सीटें ऐसी दी जाती जिन पर कांग्रेस को इंटरेस्ट है, विनेबिलिटी है, जो कि शुरू से बोलते आ रहे थे। रघुवंश प्रसाद भी और कांग्रेस के बड़े नेता बोल रहे थे ये बात कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किस जात और जमात के कितने लोग हैं, कौन जीत सकता है कहाँ से। इसके बावजूद कांग्रेस को 9 सीटें देने के बावजूद भी तेजस्वी यादव को, कहा तेजस्वी यादव को ही कहना होगा क्योंकि तेजस्वी यादव ही नेतृत्व कर रहे हैं आरजेडी का, उनको इतना नहीं हुआ कि उन्होंने इन 9 सीटों पर कांग्रेस को चूज एंड पिक करने दिया। कांग्रेस की जो सीटें जीती हुई हैं उन पर भी उनको चाहिए। कीर्ति यादव को उठाकर फेंक दिया है बेतिया, और बहुत सारी बातें हैं। बेतिया के अलावा भी कीर्ति यादव में खर्चा चल रही है कि उनको दिल्ली या हो सकता है कि झारखंड से लड़ाया जाए। मगर हमारे पास कुछ एक लिस्ट है। ये लिस्ट है जो लिस्ट कन्फर्म्ड लिस्ट है। सुबह कल राजधानी के एक बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस है 10 बजे। अगर आप ये वीडियो सुबह में देख रहे हो तो आपको पता होगा कि अभी 1-2 घंटे के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस है मौर्या होटल में, और आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर सुन सकते हैं। ये लिस्ट ऑफिशियली अनाउंस होगा। मगर ये लिस्ट हमारे पास आ गया है रातों रात, और इस लिस्ट में हमने जो नाम हमारे पास लिखे हैं उन नामों को हम आपको बताएंगे। मगर इससे पहले हमको बताते हैं कि कांग्रेस को लेकर जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं बिहार में, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। आर्यन, ये बताइए मुझे कि कांग्रेस आखिर गलती कहाँ कर रही है? कांग्रेस ने लगातार जो हर वो बात मान ली जो कि महागठबंधन के लिए करना पड़ा, तो गलत कहाँ है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस गलत नहीं है, कांग्रेस मजबूरी में है। कांग्रेस ने जब महागठबंधन का दामन थामा था उस वक्त कांग्रेस अपने वर्चस्व में पिछड़ रही थी, और जो नारा लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही थी कांग्रेस मुक्त भारत की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को साफ दिख रहा था। क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जितने भी राज्य में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ वोट प्रतिशत के साथ साथ सीट में भी भाजपा के सामने कांग्रेस पीछे दिखी जी। तो कांग्रेस ने मजबूरन उस वक्त महागठबंधन का दामन थामा था। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आया 19 का, इसमें कांग्रेस, ठीक इसके पहले जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए वहाँ कांग्रेस अव्वल आ गई। तो यही तो मैं जानता था कि कांग्रेस जब जीत रही है लगातार, तो फिर बैकफुट पे कैसे है? बैकफुट पे इसलिए है क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया। लगातार लंबे समय से महागठबंधन में थी कांग्रेस। मतलब बिहार में आके डर लगता है, यही बात है ना? बिहार में आके, और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका तेजस्वी निभा रहे थे, और ऐसा माहौल आ गया, समय आ गया कि कांग्रेस अब यहाँ से बैकफुट पे नहीं जा सकती थी, 40 सीटों पे नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि मजबूती पेश की थी महागठबंधन ने, कांग्रेस ने आरजेडी के लिए भी। और आपको याद होगा कि तेजस्वी ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि अगर यहाँ से महागठबंधन टूट जाता है तो जनता सबसे ज्यादा हम जनता का भरोसा सबसे ज्यादा खोएंगे। और ये एक तरह से किसने कहा है, डायरेक्ट किया गया था कांग्रेस के ऊपर कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं कम कर दीजिए ताकि ये महागठबंधन बन जाए। तो क्या महागठबंधन के लिए बस कांग्रेस ही कुर्बानी देगी? देखिए, कांग्रेस कुर्बानी देने की है क्योंकि कांग्रेस का वजूद बिहार में बहुत पहले ही समाप्त हो गया। विधानसभा चुनाव की बात करें 2015 की, तो कांग्रेस ने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उस वक्त प्रचारक के रूप में लालू प्रसाद यादव थे जी। लेकिन अब लालू के न होने पर कांग्रेस को दबाया जा रहा है, और इस बात का पुष्टि कांग्रेस के पुराने साथी अशोक चौधरी ने भी किया था जी। अच्छा ठीक, आपने एक बात कह दी कि कांग्रेस बिहार में उतनी मजबूत नहीं है जितना कि कांग्रेस अभी पूरे देश में मजबूत है। तो ये कैसे हुआ? ये होने का कारण था कि जब कांग्रेस 2014 में हारी, उसके बाद हर छोटे और बड़े घटक दल के साथ ये अलायंस कर रही जी।
और जब कांग्रेस जैसी पार्टी छोटे घटक दल के साथ अलायंस करने लगी तो छोटे घटक दल का आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन उनके आत्मविश्वास ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को दबाने का शुरुआत कर। मतलब कांग्रेस ने भाजपा के सामने इन छत्रपों को पैदा किया, मतलब पैदा करना गलत शब्दों का, उनको बड़ा किया कहीं ना कहीं उनको पोषण दिया, और इस पोषण के बाद जब ये छत्र बड़े हुए तो इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। आज ये लीड कर रहे हैं महागठबंधन को और कांग्रेस को छोटा भाई बनाने के प्रयास में है। यही बात की जाए तो आरजेडी में भी हो रहा है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों लगातार वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। हमने बहुत पहले ही कहा था, हमने कई गालियां भी खाई हैं इन वीडियोस की वजह से। हम जो तथ्य हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, आपको वो तथ्य अच्छे नहीं लगते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। मगर यदि खबर सही हो और उसके बावजूद आपको बस इसलिए अपनी भड़ास निकालनी है कि खबरें सही हैं और आपको कड़वी लग रही हैं, तो ये गलत होगा। कहीं ना कहीं न्यूज़ बिहार ने पत्रकारिता में एक नया स्टैंडर्ड लाया है और इस स्टैंडर्ड की वजह से बिहार में पत्रकारिता बदली है, और ख़ास तौर पे भारत लाइव का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे, तथ्य से हटते नहीं हैं, वापस तथ्य पर आते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में वो नाम है जो कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और अगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है आर्यन जी, तो ये तो तय है कि ये सीटें बात हो गई होंगी, इस पर तेजस्वी यादव को भी हामी भर देनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि जब अब कांग्रेस ने सीटों के लिए, अब जो उनकी इच्छा थी सीट के लिए वो नहीं मिली, अपनी कांग्रेस ने अपनी महत्वाकांक्षा को दाबा है। और कांग्रेस जान रही थी, कांग्रेस ने अपना सर्वे बहुत पहले ही करवा लिया था, तो कांग्रेस ने जो उम्मीदवार कांग्रेस से टिकट लेना चाह रहे थे, जिनकी जीत सुनिश्चित लग रही थी कांग्रेस को, कांग्रेस ने उन पर दांव खेलते हुए ही इस तरीके का माहौल बनाया और खुद को बड़ा भाई साबित कर रहे थे। कांग्रेस ने अपने शक्ति को मजबूत किया। कांग्रेस 3 राज्यों में जीती है। कांग्रेस अनंत सिंह, लवली आनंद जैसे कई लोग, पप्पू सिंह जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ गई है। कांग्रेस तीसरे मोर्चे का निर्माण भी कर सकती थी जी। इसके बावजूद कांग्रेस ने अपनी इन 5 उंगलियों को बंद करके मुट्ठी बनाकर हमला नहीं किया, आगे हाथ बढ़ाकर आरजेडी से हाथ मिलाया जी। तो ऐसे में कि आरजेडी को जो सीटें इधर से उधर करनी पड़ी कांग्रेस की, या कर दिया आरजेडी ने, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा। जब ये कैंडिडेट लेकर जाएंगे बैग, बोरो और स्टील, ये जब कैंडिडेट कांग्रेस की सीट पर कांग्रेस के लोगों से, कार्यकर्ताओं से जब वोट मांगने जाएंगे आरजेडी के, वीआईपी के, रालोसपा के, तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। देखिए, जवाब बिल्कुल देना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जी। राष्ट्रीय पार्टी का वजूद ज़्यादा होता है, लंबे समय से लोग देते आ रहे हैं वोट। और जहाँ तक कहा जा रहा है कि भारत एक युवा देश है, युवा में अभी 65% युवा है भारत में, ऐसे में वोट प्रतिशत के लिए कांग्रेस के पास अभी भी 30% वोट है जी। तो उस 30% वोट के लिए आरजेडी, जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, उन्हें कांग्रेस का साथ चाहिए। अच्छा, कायदे से तेजस्वी यादव को, आरजेडी को विधानसभा चुनाव का इंतजार नहीं करना चाहिए था लीड लेने के लिए? देखिए, तेजस्वी से यही चूक हो गई है, थोड़ी सी अनुभवहीनता तेजस्वी की यही दिखी है, क्योंकि तेजस्वी ने बिहार में अपना चेहरा बनाया है, तो उन्हें बिहार के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। जब कांग्रेस ने इतना भरोसा दिखाया, 15 से 9 सीट पर कांग्रेस मान गई जी। तो तेजस्वी यादव को इस चीज़ को समझना चाहिए था कि आज जब कांग्रेस के साथ हम हाथ मिला रहे हैं, कांग्रेस सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है, तो विधानसभा में कांग्रेस पे हमें विश्वास करना चाहिए। अगर इस पैटर्न को हम देखते हैं तो एक बात हमें समझ में आती है कि बिहार में बीजेपी ने सबसे बड़ा दिल दिखाया है। देखिए, बीजेपी ने दिल दिखाया, उसका कारण है, जब विधानसभा चुनाव हुआ था लोकसभा के ठीक बाद जी, तो बीजेपी थम गई थी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के सामने। देखिए, ये तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि चुनाव में मुंह देखना पड़ा था, मगर तब महागठबंधन के पास जातिगत आंकड़े ऐसे थे, ऐसे चेहरा था, और लालू यादव साथ में थे, नीतीश कुमार साथ में थे, कांग्रेस ने अपना साथ दिया था, कांग्रेस की भी लॉटरी लग गई थी उस दौरान। तो मगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा ने अपनी सीटें छोड़ दी, सिटिंग सांसदों की सीटें काट दी, और सांसद कई तो विरोध भी कर रहे हैं, हालांकि उस तरह का विरोध नहीं हुआ जिस तरह का अगर कांग्रेस की सीटें कट जाए या आरजेडी की सीटें कट जाए, तो विद्रोह ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यहाँ तक कि सीटों का समीकरण जो बन रहा है, सुपौल से रजिता रंजन की सीट काटने के लिए वहाँ के लोग धरने पर बैठ गए आरजेडी के। देखिए, बीजेपी जान रही है, बीजेपी शायद विश्वास में है कि एक बार फिर उनकी सरकार आने वाली है जी। तो अगर सरकार आती है, एक अच्छा मेजोरिटी बीजेपी को आता है, तो बीजेपी के पास अपॉर्चुनिटीज रहेगी राज्यसभा में ज़्यादा मेंबर्स भेजने की। ये लग सकता है आपको कि हम एनडीए के पक्ष ले रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि देखिए, गिरिराज सिंह कितने खफा थे और गिरिराज सिंह को मनाकर भेज दिया गया क्षेत्र में, और यही परिस्थितियां कांग्रेस और आरजेडी के साथ नहीं है। कीर्ति की सीट काटी की चेहरे पे उनके साफ तौर पे गम दिख सकता है। मदन मोहन झा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मनोज झा के साथ बैठकर और अनाउंस करना होता है सीटें, उस दौरान वो कान में पूछते हैं, सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा है कि
औरंगाबाद को नहीं छोड़ सकते हैं। और जैसे ही औरंगाबाद को छोड़ दिया जाता है वैसे ही हंगामा शुरू होता है सदाकत आश्रम में। निखिल कुमार को वो सीट चाहिए थी और निखिल कुमार ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इसके बावजूद कि निखिल कुमार एक बड़े नेता हैं, कई बार जीत हार चुके हैं बिहार की राजनीति में और कांग्रेस के लिए एक कुर्बानी दे सकते थे, मगर उनके कार्यकर्ताओं ने उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, उन्होंने विद्रोह किया। यही साबित करता है कि कहीं ना कहीं ये जो पार्टियां हैं इस बार कहीं ना कहीं भले ही चुनाव जीत जाए, मगर जिस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा दिल दिखाया है उसके समक्ष ये पार्टियां हालांकि कहा जा सकता है राजनीतिक रूप से परिपक्व या फिर कमजोर दिख रही हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है बिहार में जी, पहली नंबर। आरजेडी की बात करें, क्षेत्रीय पार्टी है, बहुत समय से बिहार की राजनीति में है, इनके पास अनुभव नहीं है। जीतन राम मांझी हैं तो एक स्टैंड पे नहीं रह पाए किसी पार्टी के साथ जी। रालोसपा की बात करें, नई पार्टी थी, एनडीए में आई और अच्छा काम कर गई, महत्वाकांक्षा बढ़ गई। वीआईपी है, वीआईपी नई आई है, तो कहते हैं ना कि नई पार्टी आई है और जिस तरीके से उनका वोट प्रतिशत है उस पर वो देख रहे हैं, तो अपने वोट प्रतिशत का दम दिखा रहे हैं महागठबंधन। तो क्या कांग्रेस का जो वोटर है वो कौन है फिर? कांग्रेस का मूल वोटर जो थे, अब वो कहीं ना कहीं सच्चाई है कि एक युग पार हो चुका है कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास आज विधानसभा में 12 से हर विधानसभा क्षेत्र में 12 से 13 हज़ार वोट है। उस वोट पे कांग्रेस खेलना चाहती है और यही कारण है कि इनके बागी जो सांसद और विधायक होते हैं वो निर्दलीय लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं जी। उनको लगता है कि वो उस सीट को निकाल पाएंगे। उस सीट को निकाल पाएंगे। देखिए बिहार की राजनीति में लगातार परिस्थितियां बदलती हैं, आज भी बहुत सारी परिस्थितियां बदली हैं, मगर अंततः लगता है कि जो लिस्ट हमारे पास है ये लिस्ट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मदन मोहन झा के चेहरे पर थोड़ी खुशी दिखी है बहुत दिनों बाद। याद कीजिएगा जब मदन मोहन झा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनकर आए थे तो उनके चेहरे पर बहुत हंसी थी। इस दौरान जब दिल्ली में मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ तो चेहरे से उनकी हंसी धीरे धीरे गायब होनी शुरू हो गई। इस दौरान तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी आपने कभी हंसी नहीं देखी होगी। हालांकि बीते 2 दिनों से तेजस्वी यादव खुश नजर आ रहे थे। वहीं आज का दिन थोड़ा सा अलग है, आज तेजस्वी यादव खोजो तो भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज तेज प्रताप यादव ने पूरा लाइमलाइट छीन लिया है बिहार की राजनीति से। सीटों का समीकरण अपनी तरफ है और तेज प्रताप यादव का जो राजनीतिक ड्रामा है वो अपनी जगह है। पूरा टीआरपी उठाकर लेके चले गए पूरे दिन का। तो खैर ये हमारे चर्चा का विषय नहीं, हमारे चर्चा का विषय ये है कि ये जो लिस्ट है अब एक एक करके इस लिस्ट को बताने का समय आ गया है। बिल्कुल शुरुआत करते हैं। कांग्रेस ने एक सीट पर सबसे पहले तय कर लिया था अपने उम्मीदवार को, और देखिए पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है, नरेंद्र मोदी बहुत सारे पायलट प्रोजेक्ट लाते हैं। एक पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस ने भी चलाया है जिसके तहत बीजेपी के पप्पू सिंह, उदय सिंह पूर्णिया से जो चुनाव लड़ना चाहते थे वो उठकर आ गए हैं, और आए ही नहीं हैं, अब वो इस सीट पर ऑफिशिएट हो गए हैं। क्या कहना चाहिएगा? जी, पप्पू सिंह ऑफिशियली इस सीट पर आ गए। दावेदारी बहुत पहले से इन्होंने पेश कर दी थी और इनके खिलाफ अब जेडीयू से उतरेंगे उम्मीदवार जिनका नाम है संतोष कुमार कुशवाहा। तो ये पूर्णिया की सीट भी बहुत बड़ा मायने रखती है जातीय समीकरण में। कुशवाहा का एक अच्छा वोट बैंक है और जेडीयू के कमान से कुशवाहा समाज के ही उम्मीदवार निकले हैं। ऐसे में पप्पू सिंह को लाना बेहद ज़रूरी था विपक्ष के लिए। पप्पू सिंह के बारे में बता दें आपको कि पप्पू सिंह पहले से भी वहाँ से जीत चुके हैं और जीते ही हुए थे, भाजपा में चले आए, और उनका जब आए थे तो उनका कहना यही था कि नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो हमें बहुत अच्छी नहीं लगी, इसलिए हम छोड़ रहे हैं भाजपा, और चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये आगे चल के तय होगा। मगर बीजेपी ने, कांग्रेस ने देरी नहीं की, कांग्रेस ने तुरंत इनको टिकट दे दिया। ये नॉमिनेशन भर चुके हैं और ये वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब इस लिस्ट में दूसरे किसी का नाम है, वो भी सीट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट क्या कंफर्म हो चुकी है, वहाँ से नॉमिनेशन भर चुके हैं। कटिहार से तारिक अनवर जो कि पहले एनसीपी में थे, वहाँ से भी सांसद थे, इन्होंने वहाँ से छोड़ दिया है। अब पुराने कांग्रेसी रहे हैं, कांग्रेस से बागी हुए थे 1999 में नेतृत्व को लेकर, और जब वहाँ से हटे थे तो उस दौरान भी कहा था कांग्रेस से संपर्क में थे, और अब तो कहा जा सकता है ऑफिशियली कांग्रेस में आ गए हैं। और आने के दौरान इनका सबसे बड़ा शर्त यही था कि चुनाव लड़ेंगे कटिहार से। जी, अब इनके खिलाफ कौन है? इनके खिलाफ हैं दुलाल चंद गोस्वामी। जेडीयू के खाते में कटिहार सीट गई है और जेडीयू के यहाँ इस क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू के 3 एमएलए हैं जी। तो इसलिए जेडीयू ने कहीं ना कहीं कटिहार को अपने दामन में रखा है। इसके अलावा जो तीसरी सीट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, जहाँ से नॉमिनेशन भी हो चुका है, वो है किशनगंज। किशनगंज से हमने ही आपको बहुत पहले बताया था कि डॉक्टर जावेद जो कि एक खानदानी कांग्रेसी वहाँ से हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। वहाँ से ऑलरेडी ठाकुरगंज से वो एमएलए हैं, ऐसे में उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। पिछली बार भी वहाँ से चुनाव वो लड़ना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी राहुल गांधी को कि जो तत्कालीन सांसद थे वहाँ से उनका टिकट काटा जाए, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। अब
देखिए इनका कैसे फैक्ट जुड़ जाते हैं कभी कभी आकर। जो पुराने सांसद रहे हैं उनका इंतकाल हो चुका है, कुछ दिनों पहले ही इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से सीट खाली हो गई और इनको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया गया है एज MP ये लड़ेंगे चुनाव। तो ये 3 सीटें जो हैं ये तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है। अब हमने ये बातें कांग्रेस ने भी जानी है और ये बातें बताई भी गई हैं कि 9 सीटें मिली हैं कांग्रेस को महागठबंधन में, 3 सीटें हो गई, 6 सीटें बाकी जो बची थी, जिन पर वेग था, जिन पर कन्फ्यूजन था, जिन पर जबरदस्त रस्साकसी था, नूरा कुश्ती था, वो सीटें कंफर्म हो चुकी हैं। उन सीटों का नाम और उम्मीदवारों की लिस्ट भी ऑलमोस्ट हमारे पास है। सीटें कंफर्म हैं, उम्मीदवारों में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, मगर हमें लगता है कि ये ऑलमोस्ट तय है। 10 बजे जो सीटों का अनाउंसमेंट होगा उनमें नाम यही होंगे। तो शुरू कीजिए, बताइए। ये मुंगेर से हैं। ताल तो यहाँ से ठोकी थी अनंत सिंह ने, जिसके बाद घमासान मच गया था, कई लोगों का लोकेशन चेंज हो गया था, विपक्ष में भी और सत्ता पक्ष में भी। खैर अब अनंत सिंह तो नहीं लड़ेंगे मुंगेर से, लेकिन उम्मीदवारी दी जा रही है उनकी पत्नी नीलम देवी को। नीलम देवी कोई बड़ा चर्चा का नाम नहीं है, चुनाव का इनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त अनंत सिंह जेल में थे और नीलम सिंह ने पूरा प्रचार प्रसार किया था अनंत सिंह का। इस सीट पे एक बात मैं भी बोलना चाहूँगा कि जो बड़े दिल रखने की बात मैं बार बार करता आ रहा हूँ। देखिए इस सीट पर कैसे कांग्रेस ने एक बड़ा दिल रखा है। कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती थी अनंत सिंह को शुरू से ही, इसको लेकर लगातार नजदीकी अनंत सिंह और कांग्रेस के बीच में बढ़ी थी। कांग्रेस के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोले थे अनंत सिंह, और जब हमने प्रदेश अध्यक्ष याद की 2-3 महीने पहले बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम जरूर उनको ज्वाइन कराना चाहेंगे, वो आए हमारी पार्टी में, चुनाव लड़ना ना लड़ना आगे का विषय है। कांग्रेस इस बात को लेकर सर्वे भी करा रही थी, कांग्रेस की रैली में इन्होंने जमकर अपना सहयोग भी दिया था। इसके बावजूद कांग्रेस ने इनको सीट ना देकर इनकी पत्नी को सीट बस इसलिए दिया क्योंकि तेजस्वी यादव को इनके नाम से ऐतराज़ था। तेजस्वी यादव को इनके नाम से ऐतराज़ ही नहीं था, उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये बैड एलिमेंट है। तो सोचिए किस तरह से बड़ा दिल कांग्रेस ने तेजस्वी के लिए रखा है। अब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का जनाधार क्या है, मैं समझता हूँ कमेंट्स में क्या कमेंट आएंगे, कांग्रेस का जनाधार क्या है, आप किस बात पर कह रहे हैं कि कांग्रेस बड़ा दिल लेकर आ रही है। तेजस्वी का इतना बड़ा दिल है कि 9 सीटें दे दीजिए, जो कि एक भी सीट नहीं जीतना चाहेंगे, जीत पाएंगे कांग्रेस। देखिए ये बातें कहने की नहीं है, चुनाव में क्या होगा ये जब तक चुनाव होगा नहीं तब तक ये कहा नहीं जा सकता है। अभी संभावनाओं की बात की जा रही है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, 3 राज्यों में चुनाव जीत कर आई है। ये 3 राज्य जीतने जब कांग्रेस गई थी तो नरेंद्र मोदी को वह नहीं पता था कि ये 3 राज्य वो हार रहे हैं, सबको शौक लगा था, और ये शौक आने वाले समय में कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस के पास बिहार में पुराना जनाधार है, CPI के पास भी बिहार में पुराना जनाधार है। खास तौर पर बात की तो जदयू, RJD, इन सभी पार्टियों का अस्तित्व वो इधर आया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो कि पिछले ही साल इसी साल बनी हैं। तो इस केस में जिस तरह का 3 सीटें दी गई हैं VIP को, उस हिसाब से 9 सीटें मात्र दी गई हैं। तो क्या अगर एज वाइज भी देखा जाए तो उस हिसाब से डिवीजन सही नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जस्टिफिकेशन देना जरूरी है। कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखाकर मुंगेर से वहाँ से उनको सीट न देकर अनंत सिंह को बिठा दिया गया, क्योंकि अनंत सिंह खुद लड़ना चाहते थे अनंत सिंह के खिलाफ। हालांकि आप मान के चलिए पर्दे के पीछे लड़ाई वही है, अनंत सिंह वर्सेस अनंत सिंह, मगर फिर भी तेजस्वी की इज्जत को और प्रतिष्ठा को रखने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में सबको पता है कि बिहार के एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं, राष्ट्रीय उनका चेहरा सबको पहचान में आ गया है, इसीलिए कांग्रेस ने बात की इज्जत रखी जी। और कहीं ना कहीं अनंत सिंह ने भी इज्जत रखी है, क्योंकि अनंत सिंह जिस तरीके से हो रहा था कि ये खाते मुंगेर की सीट RJD के खाते में जाएगी और अनंत सिंह के एक पुराने साथी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, रामबदन यादव। लेकिन उस समय अनंत सिंह ने कहा था कि अगर रामबदन यादव को RJD टिकट देती है तो उनकी गाड़ी पर वो सवार होकर RJD के लिए प्रचार करेंगे। देखिए अनंत सिंह तो खैर ऐसे भी जाने जाते हैं, बड़े दिल का वो हैं, लोगों के बीच में उनकी खासी कहा जा सकता है कि पहचान इसी वजह से है क्योंकि उनकी ऐसी छवि है। अब दूसरी सीट पे आते हैं। ये जो सीट है सासाराम की, ये खानदानी सीट है कांग्रेस की जी। इस सीट पर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। इस सीट पर जो कैंडिडेट है वो भी मैं बोलना क्या चाहूँगा, आपको पता ही होगा कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा। ये भी एक खानदानी सीट है, मीरा कुमार यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, इसलिए क्योंकि मीरा कुमार सोनिया गांधी जी के बहुत करीब है, राहुल गांधी जी के एज अ केयर टेकर वो थी, और बिहार से आती हैं, एक बड़े नेता बिहार की पुत्री हैं और स्पीकर रह चुकी हैं, राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, राहुल गांधी की बुआ, ऑलमोस्ट राहुल गांधी को बुआ कहते हैं, और ये सीट से यहाँ से चुनाव यही लड़ेंगी। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कांग्रेस नहीं कर सकता। ये सीट काटने का जोखिम मदन मोहन झा और बिहार के बड़े नेता नहीं ले सकते। और सासाराम एक आरक्षित सीट है और ये भी सीट BJP के खाते में है, और छेदी पासवान यहाँ से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे। छेदी पासवान इससे पहले JDU में थे और बहुत पुराने नेता रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, तो जनाधार वाले नेता हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं BJP ने छेदी पासवान पे भरोसा किया है। अब अगली सीट पे आते हैं।
समस्तीपुर की सीट न्यूज़ बिहार ने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, लगभग 3 महीने पहले हमने बता दिया था कि अशोक राम यहाँ से अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं और इनके नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। आरजेडी भी चाहती है कि ये चुनाव लड़े, कांग्रेस भी चाहती है कि ये चुनाव लड़े और इनके नाम पर कोई संशय नहीं है। वहाँ से विधायक हैं और चुनाव लड़ने और जीतने के लिए बहुत दम भर रहे हैं। कौन इनके खिलाफ? जी, इनके खिलाफ है लोजपा से रामचंद्र पासवान और समस्तीपुर भी एक आरक्षित सीट है और पासवान यहाँ से लगातार अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, रामविलास पासवान। इसीलिए शायद एक बार फिर जब सीट बंटवारा हुआ था एनडीए में तो इस सीट को आरक्षण के तौर पर लोजपा को ही दिया गया है। एक और सीट है सुपौल की सीट। सुपौल की सीट से रंजीत रंजन चुनाव लड़ेंगी। कल ऐसा लग रहा था 4 बजे के आसपास, जब परिस्थितियां बदल गई थी, लगा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या हुआ था? जी, चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि यहाँ से आरजेडी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। अब वापस से जब आरजेडी ने दावेदारी पेश की तो भड़क गए थे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर रंजीत रंजन का टिकट काट देती है महागठबंधन तो आरजेडी जितने भी सीट पर लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवार उतारेगी उस सीट पर पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप के द्वारा उम्मीदवार उतारेंगे। ये धमकी दे दी थी और बिहार जो जातीय समीकरण के लिए जाना जाता है, आरजेडी में के प्रत्याशी वही होते जिस जातीय समीकरण में पप्पू यादव फिट बैठते हैं। अब हमको बताते हैं कि हुआ क्या था। वहाँ के एक नेता हैं यदुवंश यादव, जो कि वहाँ के एमएलए भी हैं आरजेडी के। इन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस को कमजोर कर रही है, आरजेडी को कमजोर कर रही है रंजीत रंजन वहाँ से, और जाप के लिए छुपा हुआ काम कर रहे हैं। मतलब एक कहा जा सकता है कि हिडन एजेंडा है इनका, साइलेंट कैंडिडेट हैं जाप की, और चुनाव भले कांग्रेस के नाम पर जीतती हैं मगर इनका एजेंडा हमेशा जाप का रहा है, अपने पति के हिसाब से चलती हैं। मगर अब ये सॉर्टेड आउट हो चुका है। कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव यहाँ से पीछे हट चुके हैं। रंजीत रंजन ने अपनी दावेदारी बहुत तेजी से प्रस्तुत कर दी है और कांग्रेस सिटिंग सांसद का अपने टिकट नहीं कटने देगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अब पटना साहिब की बात करते हैं। पटना साहिब जो सीट है, अजीब सी कहानी है यहाँ की। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस को हराते आ रहे थे पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा, और अब इनकी शत्रुता भाजपा से हो गई है। और ये भाजपा से शत्रुता हुई है तो मित्रता कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना। मित्रता कांग्रेस से हो गई, मित्रता आरजेडी से भी हुई थी, मगर आरजेडी के सीट पर चुनाव लड़ना ये नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि इनको राष्ट्रीय चेहरा मिले और कांग्रेस खाते चले गए। आज इनका ऑफिशियली ज्वाइनिंग था जो कि टाल दिया गया है। कहा जा रहा है कि 6 तारीख को ये ज्वाइन करेंगे क्योंकि सीटों का जो समीकरण है ये गड़बड़ा रहा था। कांग्रेस ने, अब इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि आरजेडी ने इन्हें भेजा था कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए। ये कैंडिडेट आरजेडी के ही हैं मगर बोरोड खिलाड़ी, जैसे हम लोग क्रिकेट में बोरो कर लेते थे, तो बोरोड खिलाड़ी थे, टिकट पे चुनाव लड़ेंगे ये कांग्रेस के। हालांकि ये कहलाएंगे अगर जीत जाते हैं तो कांग्रेस के सांसद, मगर ये आरजेडी से इनकी नज़दीकियाँ सभी जानते हैं। लगातार तेजस्वी यादव के चेहरे को ये अच्छा बोलते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी को कोसते रहते हैं और इस सीट पर अब तक कांग्रेस को ये हराते रहे हैं। कुणाल को भी इन्होंने हराया था। कुणाल ने कुछ दिन पहले ये बात भी कही कि उनका दर्द छलका था, कहा था कि कांग्रेस कैसे जो मुझे हराते थे उनको टिकट दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो 6 तारीख तक ये सब कुछ टल गया है। 6 तारीख को ये ऑफिशियली कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, मगर इनको कल अनाउंसमेंट के तहत सीट मिल जाएगी। जी, आगे बढ़ते इनके खिलाफ रविशंकर प्रसाद उतरेंगे और पटना साहिब सीट भी एक बड़ा जातीय समीकरण रखता है। कायस्थ का यहाँ बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसीलिए भाजपा ने यहाँ से रविशंकर प्रसाद को उतारने का सोचा है क्योंकि रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ समाज से आते हैं। रविशंकर प्रसाद का एक अच्छा बैकग्राउंड है बिहार में। इनके पिता ठाकुर प्रसाद हैं जो कि जनसंघ के निर्माता रहे हैं और पूर्व में रविशंकर प्रसाद भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। युवाओं में अच्छी पकड़ है और मोदी कैबिनेट में मोदी के वन ऑफ द फेवरेट मिनिस्टर में रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं। इसीलिए पटना साहिब में उनकी उम्मीदवारी दी गई है भाजपा द्वारा। अब हम बात करते हैं मदर ऑफ ऑल मैचेस, एक सीट जो वाइल्ड कार्ड सीट है, एक कैंडिडेट जो वाइल्ड कार्ड कैंडिडेट है। आपको पता है कि दरभंगा से सीट कटी है, दरभंगा से टिकट कटी है कांग्रेस की, बीजेपी की। दरभंगा से कांग्रेस के सीट पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे कीर्ति आज़ाद। कीर्ति आज़ाद को वहां से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा क्योंकि वहां से सिद्दीकी जी चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने सीट को हथिया लिया है और सिद्दीकी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो सेट करना होगा ना। विनिंग कैंडिडेट हैं, एक बड़ा स्टार पावर लेकर आ रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं, बहुत दिनों से कांग्रेस में इनके पिताजी दादाजी रहे थे और ये चले गए, थोड़े भटक गए थे, बीच में चले गए थे बीजेपी में, मगर पानी पी कर जो गालियां दी हैं इन्होंने बीजेपी को, सब कुछ वसूल दिया है। जी बिल्कुल। तो अब चुनाव कहाँ से लड़ेंगे ये?
कीर्ति आज़ाद अब चुनाव लड़ेंगे बेतिया से। बेतिया कांग्रेस की सीट है। बेतिया पर पुराने तौर पे कहा जा सकता है कांग्रेस जीतती आई है, वहाँ से कांग्रेस के कई एमएलए भी हैं और यहाँ से कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। वाल्मीकि नगर और बेतिया में कांग्रेस फंसी हुई थी, तो कांग्रेस ने सुपौल को यस कर दिया और वाल्मीकि नगर को नो कर दिया, छोड़ दिया कि वाल्मीकि नगर से आप समझिए, आपको जो करना है करिए, आरजेडी को जिसको देना दे दीजिए, मगर बेतिया से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। और इस सीट पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि बीजेपी से सांसद रहे हैं 2 बार लगातार कीर्ति आज़ाद, और अब जब बेतिया इनको शिफ्ट किया गया है तो बेतिया से इनके खिलाफ बीजेपी के ही कैंडिडेट संजय जायसवाल होंगे। तो जिस तरीके से पटना साहिब में देखने को मिलेगा कि बीजेपी बनाम कांग्रेस थी और अब कांग्रेस बनाम बीजेपी हो रही है क्योंकि उम्मीदवार बदल गए हैं, वैसे ही इस सीट पर भी अब बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के पुराने दिग्गज उतरेंगे। तो इसको देखा जाए तो कहीं खुशी कहीं गम वाली हाल है ये। पुराने कभी दोस्त कभी दुश्मन ही दोस्त बन गया, यही वाली हाल है। बिहार की राजनीति में संभावनाएं असीमित हैं। इनके बावजूद बिहार की राजनीति में प्रिडिक्ट करना हमेशा ट्रस्टफुल नहीं होता है, मगर इसके बावजूद हमने एक प्रिडिक्शन आपको किया है। 10 बजे तक इंतज़ार कीजिए। हम इस लिस्ट की 80% जो होता है वैलिडिटी वो अपनी तरफ से देते हैं और 20% वैलिडिटी हम हालातों पर छोड़ देते हैं, राजनीति पर छोड़ देते हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर छोड़ देते हैं। ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और कमेंट कीजिए। और आर्यन आनंद जी का एक मैसेज है जो आपके लिए है। जी, क्यों बिहार एक हॉट केक है और इस हॉट केक में इतने स्ट्रॉबेरीज हैं जिसे हर कोई खाना चाहता है। तो इस हॉट केक को आप जनता नहीं खा सकते हैं, लेकिन बनाने में इस हॉट केक को बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान आप दे सकते हैं। तो इस स्ट्रॉबेरी में कौन आपके हिसाब से स्ट्रॉबेरी खाने लायक है, उसे ही वोट दें, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र को जो मजबूत करता है वो होता है जनता का मत ज़रूर दें और मतदाताओं को जवाब भी दे दें। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें।